हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9वीं का जो पाठ 5 है जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई उसके बारे में। इस वीडियो में हम 100% एनसीईआरटी को कवर करेंगे। यह वीडियो 2 पार्ट में आएगा और यह पार्ट फर्स्ट है। चलिए देखते हैं कि जीवन की मौलिक इकाई होती क्या है। जीवन की मौलिक इकाई को हम कोशिका कहते हैं। अगर कोई पूछे कि कोशिका क्या होता है तो हम कहेंगे कि शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। संरचनात्मक कहने का मतलब कि शरीर जो है सो कोशिका से बने होते हैं। जितने भी सजीव हैं वो सारे के सारे कोशिका से बने होते हैं। यह सभी सजीवों की मूलभूत इकाई है। जैसे एक भवन को बनाने के लिए ईंट यानी ब्रिक संरचनात्मक इकाई का काम करता है, उसी प्रकार किसी भी सजीव के शरीर निर्माण भी एक एक कोशिका को जोड़कर होता है। एक एक कोशिका आपस में जुड़ती है और पूरे के पूरे शरीर का निर्माण करती है। अब हम देखते हैं कि कोशिकाएं किस प्रकार जुड़कर शरीर का निर्माण करती है। तो यहां पर देखिए चार्ट दे रखा है और ये कोशिकाएं, इसको इंग्लिश में सेल्स कहते हैं। कोशिकाएं जुड़ के ऊतक का निर्माण करती है जिसको हम टिश्यूज कहते हैं। अब टिश्यूज आगे जुड़ करके अंग का निर्माण कर रहे हैं, ऑर्गन्स। फिर ऑर्गन्स जो है वो जुड़ के शारीरिक तंत्र बनाते हैं यानी पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम का निर्माण करते हैं और पूरा का पूरा बॉडी सिस्टम मिलकर के एक शरीर यानी बॉडी का निर्माण करते हैं। तो इस तरह से कोशिकाएं जुड़ करके एक पूरे शरीर का निर्माण करती है। अभी हमने कोशिका की परिभाषा में पढ़ा कि कोशिका एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को हम कहते हैं। तो कोशिका किस प्रकार से संरचनात्मक इकाई है? तो क्योंकि कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, कोशिका मिलकर के पूरे शरीर को बनाता है और कोशिका हमारे शरीर को आकार प्रदान करता है, इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारे शरीर का संरचनात्मक इकाई है। और किस प्रकार से कोशिका एक क्रियात्मक इकाई होगा? तो शरीर के सभी कार्य, जितने भी कार्य होते हैं वो सारे के सारे कार्य कोशिकीय स्तर पर होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्रियात्मक इकाई कहलाएगा। जितने भी कार्य होते हैं शरीर में, चाहे श्वास लेने का कार्य हो, चाहे हमारा जो हार्ट है वो पंप करता है ब्लड, वो कार्य हो, जितने भी कार्य होते हैं ये सब क्या होते हैं? कोशिकीय स्तर पर भी होते हैं, इसलिए यह शरीर का क्या होता है? क्रियात्मक इकाई भी है। हमने कोशिका की परिभाषा पढ़ी, लेकिन कोशिका को सबसे पहले किसने देखा था यानी कोशिका की खोज किसने की थी? तो कोशिका का सबसे पहले पता रॉबर्ट हुक नाम के साइंटिस्ट ने लगाया था। कब लगाया था? उन्होंने 1665 में लगाया था, जब उन्होंने खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से देखा। क्या किया उन्होंने? खुद के बनाए हुए माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी से जब उन्होंने देखा तो उन्होंने देखा कि कोशिका मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी जिसमें छोटे छोटे कोष्ठ थे। ये देखिए यहाँ पर आपको एक चित्र दिख रहा है, इसमें देखिए आपको ये मधुमक्खी के छत्ते जैसा लग रहा है, बीच बीच में छोटे छोटे प्रकोष्ठ या कोष्ठ बने हुए हैं। तो उन्होंने जब देखा सूक्ष्मदर्शी से तो उन्होंने क्या कहा कि यह मधुमक्खी के छत्ते जैसी थी जिसमें छोटे छोटे कोष्ठ थे। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। कब की? 1665 में की। और स्वयं निर्मित सूक्ष्मदर्शी से की। किस प्रकार की? कॉर्क की पतली काट के अवलोकन में उन्होंने पाया कि इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं। कॉर्क क्या होते हैं? पेड़ के छाल को हम कॉर्क कहते हैं। तो पेड़ के छाल को उन्होंने निकाला और माइक्रोस्कोप यानी सूक्ष्मदर्शी के स्लाइड पे रखा और जब उनका ये अवलोकन किए तो उन्होंने कहा कि इनमें छोटे छोटे प्रकोष्ठ हैं और इन प्रकोष्ठ को उन्होंने क्या कह दिया कि ये कोशिका है या सेल है। और इसका अर्थ होता है, कोशिका या सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। तो इस प्रकार से रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम क्या किया? सेल यानी कोशिका का खोज किया। अब रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में, साल देखिए 1831 में, कोशिका में केंद्रक का पता लगाया। केंद्रक क्या होता है? ये देखिए, ये जो छोटा छोटा बिंदु आपको दिख रहा है सेल्स के बीच में, कोशिका के बीच में जो ये बिंदु दिख रहा है, ये क्या है? यही जो है वो केंद्रक है। अब इस चित्र में हमारे पास 3 प्याज दे रखे हैं, एक सूक्ष्मदर्शी है और यहाँ पर कुछ संरचनाएं बनी हुई है। तो क्या कहना चाहता है यह चित्र? यहाँ पर हमें जो प्याज दिया गया है उसको हम काटेंगे और उसके भीतरी हिस्से से
जब झिल्ली निकाल के माइक्रोस्कोप के स्लाइड पे रखेंगे, यानी सूक्ष्मदर्शी के स्लाइड पर जब हम रखेंगे और ऊपर से जब हम यहाँ आंख लगा के देखेंगे तो क्या कैसी संरचना हमको दिखेगी? बिल्कुल ऐसी संरचना दिखेगी जैसी यहाँ तस्वीर में दिख रही है। सवाल यह उठता है कि अगर हम एक बड़े साइज का प्याज ले और एक छोटे साइज का प्याज ले तो क्या दोनों में संरचनाएं ऐसी ही दिखेगी जैसी यहाँ पर चित्र में बनी हुई है? बिल्कुल ऐसी दिखेगी, हाँ ऐसी ही दिखेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्याज का साइज या आकार कितना बड़ा या छोटा है, क्योंकि कोशिका जो है ये छोटी छोटी संरचनाएं मिलके ही इस बड़े प्याज का निर्माण करती है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्याज बड़ा है या प्याज छोटा है। जितने भी सजीव होते हैं, ना ही केवल प्याज, जितने भी सजीव होते हैं हमारे आसपास में, सजीव कहने का मतलब हाथी, घोड़ा, चींटी, बंदर, हम और आप भी सजीव ही हैं। तो जितने भी सजीव होते हैं यह सारे के सारे क्या होते हैं? एक मूलभूत संरचनाओं से बने होते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं। मानव शरीर में कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, उनके चित्र यहाँ पर दे रखे हैं। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये क्या है? ये तंत्रिका कोशिका है, ये तंत्रिका कोशिका है। और सेकेंड में जो आपको दिख रहा है ये क्या है? रेड ब्लड सेल है, आरबीसी है, यानी यह रुधिर कोशिका है। ये कौन सा कोशिका है? ये वसा कोशिका है। ये हमारा चिकनी पेशी कोशिकाएं हैं, मसल्स वाले कोशिकाएं हैं। ये क्या है? ये शुक्राणु है, ये नर में पाया जाता है। और ये क्या है? ये हमारा अंडाणु है, ये मादा में पाए जाते हैं। तो ये कुछ कोशिकाओं के चित्र थे जो ह्यूमंस में यानी इंसानों में पाए जाते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कोशिका सिद्धांत के बारे में कि कोशिका किस तरह से काम करती है। उसके लिए कुछ सिद्धांत दिए गए। तो क्या दिए गए हैं सिद्धांत में, ये हम देखते हैं। सिद्धांत कहता है कि सभी पौधे तथा जंतु, पौधे हो या जंतु हो, कोशिकाएं से बने हैं और वे जीवन की मूलभूत इकाई हैं। अब हमने पहले भी पढ़ा था कि जितने भी सजीव हो, कोई भी सजीव कोशिका से बनी होती है, चाहे वो पौधे हो या जंतु हो, और वो क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई होती है। सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। कहने का मतलब कि एक कोशिकाएं, जो नई कोशिकाएं बनती है वो कहां से बनती है? कोई तो होगा जो उसे बनाता होगा। तो वो नई कोशिकाएं पुराने ही कोशिका से बन जाती है। पुरानी कोशिका क्या करते हैं? डिवाइड करके यानी विभाजित होकर के नई कोशिकाएं बनाती है, जिसे हम लोग सेल डिवीजन कहते हैं, यानी कोशिका विभाजन कहते हैं। जब हम कोशिका विभाजन पढ़ेंगे तो उसमें हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यानी सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती है। अब इस सिद्धांत को सर्वप्रथम किसने दिया था? एम्स लीडेन 1833 और टी स्वान 1839 में, इन दोनों साइंटिस्ट ने इस सिद्धांत को बताया। फिर बाद में आए हमारे रॉबर्ट विर्चो, उन्होंने 1855 में बताया कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिका से बनती है। ये तो हमने पढ़ रखा है कि सभी कोशिकाएं पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बन रही है। अब देखिए एक और साइंटिस्ट का नाम है, ये याद रखना बहुत जरूरी है, जेई पुरुकंज। जेई पुरुकंज ने कब बताया? 1839 में बताया कि कोशिका में स्थित तरल जैविक पदार्थ को क्या कहा जाता है? जीव द्रव्य कहा जाता है। तो जेई पुरुकंज को क्रेडिट दिया जाता है, उनको कहा जाता है कि उन्होंने ही जीव द्रव्य का नाम दिया है। तो ये सभी वैज्ञानिकों के नाम और उन्होंने कब क्या बोला ये सब याद रखिएगा, और कोशिका सिद्धांत भी याद रखिएगा। अब देखिए कोशिकीय आधार पर जीव के कितने प्रकार होते हैं, हम ये पढ़ेंगे। तो कोशिकीय आधार पे हमें जीव के दो प्रकार देखने को मिलेंगे। कितने प्रकार देखने को मिलेंगे? दो प्रकार देखने को मिलेंगे। पहला प्रकार है हमारा एक कोशिकीय जीव, और दूसरा प्रकार होता है बहुकोशिकीय जीव। नाम से ही पता चलता है कि एक कोशिकीय जीव, जिसमें एक कोशिका हो, जिस जीव में एक कोशिका हो उसे हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और जिस जीव में एक से ज्यादा यानी बहुकोशिका हो उसे हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। मान लीजिए कि कोई जीव है, एक कोशिका हो, ये कोशिका है और ये उसका केंद्रक बना दिया हमने। ये छोटा सा बिंदु क्या है? केंद्रक बना दिया। किसने खोजा था इसे? किसने खोजा था? रॉबर्ट ब्राउन ने खोजा था। तो इस केंद्रक को बनाने के बाद ये सेल है, मान लीजिए कोशिका है। तो जो जीव सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका से बना होगा उसे हम कहेंगे एक कोशिकीय जीव। और मान लीजिए कोई एक जीव है जिसमें बहुत सारे कोशिका बने हुए हैं, 4 5 6 7,
ऐसे कई सारे कोशिका से मिलकर के बने हुए हैं। हम और आप, मान लीजिए हम और आप इंसान जो है वो क्या है, बहुकोशिकीय जीव हैं, कई सारे कोशिका से मिलकर बने हुए हैं। तो ये सारे क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे बहुकोशिकीय जीव। तो वे जीव जो एक ही कोशिका के बने होते हैं एवं स्वयं ही एक संपूर्ण जीव होते हैं, एक ही कोशिका सारे बॉडी के फंक्शन कर रही होती है, वैसे जीव को हम क्या कहते हैं, वैसे जीव को हम कहते हैं एक कोशिकीय जीव। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लीजिए क्या क्या है, अमीबा, पैरामीशियम, क्लेमाइडोमोनास और बैक्टीरिया, जीवाणु जो होते हैं ये क्या है, ये सब एक कोशिकीय जीव के श्रेणी में आते हैं। अब चलिए देखते हैं बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं। अब देखिए बहुकोशिकीय जीव किसको कहते हैं, वैसा जीव जिनमें अनेक कोशिका समाहित होकर के, एक नहीं दो नहीं अनेक कोशिका समाहित होकर के क्या करते हैं, विभिन्न कार्य को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करते हैं, उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। वैसा जीव जिसमें कि अनेक कोशिका होता है उसे हम क्या कहेंगे, बहुकोशिकीय जीव कहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए क्या क्या है, फंजाई, हिंदी में क्या, कवक, ये क्या है, ये भी बहुकोशिकीय जीव के श्रेणी में आता है। प्लांट्स यानी पादप, मनुष्य यानी हम और आप क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। या दूसरे जीव जंतु जैसे कि हाथी, घोड़ा, बंदर, ये सभी क्या है, बहुकोशिकीय जीव है। अब बहुकोशिकीय जीव के बारे में हम कुछ और जान लेते हैं। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव, जितने भी बहुकोशिकीय जीव होते हैं वो एक कोशिकीय जीवों से ही क्या होते हैं, विकसित होते हैं। और दूसरा क्या है, कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है, अलग अलग कोशिकाएं तो बनाएगी नहीं। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है पादप का कोशिका, ये क्या है, पादप का कोशिका है। और यहाँ पर जो हमारा दिया गया है वो जानवरों का, जंतु का कोशिका है। तो क्या जंतु वाली कोशिका विभाजित होंगी और दो कोशिका बनाएंगी, और ये पादप वाली कोशिकाएं भी विभाजित होकर के दो कोशिका बना रही है। तो पादप वाली कोशिका जो है वो पादप वाले कोशिका को ही बनाएगा विभाजित होकर के, और जंतु वाला जो है वो जंतु वाला ही कोशिका बनाएगा। ऐसा तो है नहीं कि ये पादप वाला कोशिका जो है वो जंतु वाला कोशिका बना ले और ये जंतु वाला जो है ये प्लांट वाला कोशिका बना ले, ऐसा तो है नहीं। जंतु वाला जंतु का ही कोशिका बनाएगा और ये पादप वाला क्या करेगा, वैसा ही अपने जैसा ही कोशिका बनाएगा। तो वही कह रहा है कि कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी जैसी कोशिकाएं बनाती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अब देखिए ये कथन किसने कहा था, हमने पहले भी पढ़ा है सेल थ्योरी में। ये कथन किसने कहा था, किस वैज्ञानिक ने, कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती यानी पहले वाली कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। अभी पढ़ा है, रॉबर्ट वर्चो ने कहा था। उन्होंने आगे आया था और बाद में क्या कहा था कि सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से उत्पन्न होती है। आगे है बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, अर्थात शरीर के विभिन्न अंग में कार्य करने के लिए विभिन्न एक विशिष्ट कोशिकाएं होती है। अगर हमारे अंग की बात करें, क्योंकि मानव भी बहुकोशिकीय जीवों की श्रेणी में आता है, तो हमारे अंग की बात करें तो क्या होगा, हमारे अंग में श्वास लेने के लिए जो कोशिका होती है वो अलग होती है, और रक्त का पंप करने के लिए, जैसे कि हम हार्ट की बात करें, हृदय की बात करें, उसमें कोशिका अलग होती है। मांसपेशियों में बात करें तो कोशिकाएं अलग होती है, और अलग अलग कोशिकाएं जो है वो अलग अलग विशिष्ट कार्य करती है, अलग अलग कार्य के लिए निर्मित होती है। अब कोशिकाओं की आकृति तथा आकार के आधार पर अगर हम देखें तो कुछ कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है। जैसे कि अमीबा में देखा जाए, अमीबा में क्या होता है, कोशिकाएं अपनी आकार बदलती रहती है, और कुछ जीवों में कोशिका का आकार स्थिर रहता है यानी नहीं बदलता है। तो क्या है, तंत्रिका कोशिका, तंत्रिका कोशिका में आकार स्थिर रहता है, और तंत्रिका कोशिका सबसे बड़ा कोशिका होता है। मानव शरीर में सबसे बड़ा कोशिका तंत्रिका कोशिका होता है। अब यहाँ पर पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों का चित्र दिया हुआ है। आप देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका दोनों में अंतर बताने को कह रहा है। तो हम अंतर देखते हैं कि क्या अंतर होता है एक पादप के कोशिका में और एक जंतु के कोशिका में। पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच जो पहला अंतर हमारा दिख रहा है वो क्या है, इसमें कोशिका भित्ति होती है। किसमें, पादप के कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, और जंतु के कोशिका में
कोशिका भित्ति, गौर करने की बात है, सबसे जो है सो इंपॉर्टेंट बात है कि जंतु के कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है, यानी प्लांट के सेल में सेल वाल होता है, जबकि एनिमल सेल में यानी जंतु के कोशिका में सेल वाल यानी कोशिका भित्ति अब्सेंट रहती है, यानी नहीं होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि पादप और जंतु कोशिका के बीच में अगर कहेगा अंतर बताने के लिए, तो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे महत्वपूर्ण अंतर यही है कि पादप के कोशिका में कोशिका भित्ति होती है, हमें देखने को मिलेगा, लेकिन जंतु के कोशिका में कोशिका भित्ति हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। और क्या अंतर होता है, पादप की कोशिका में हरित लवक उपस्थित होते हैं, यानी जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं, क्लोरोफिल वाले पिगमेंट्स, वो सब उपस्थित होते हैं, और इसी के कारण क्या करता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, यानी प्रकाश संश्लेषण कर पाता है। जबकि जंतु की कोशिका की बात करें तो इसमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं होते हैं, और इसलिए जंतु की कोशिका क्या फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करती है, नहीं करती है। इसीलिए जंतु की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है, जबकि पादप की कोशिका में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। और पादप की कोशिकाएं प्रायः बड़े आकार की होती है, प्रायः बड़े आकार की होती है। ये देखिए पादप की कोशिकाएं है, प्लांट सेल है, तो ये दिख रहा है बड़े आकार की है, जबकि जंतु की कोशिकाएं छोटे आकार की होती है। एनिमल सेल जो है, जंतु की कोशिकाएं वो छोटे आकार की दिख रही है। और यहाँ पर ये जो ब्लू वाला भाग है दोनों में, ये क्या है, केंद्रक है, न्यूक्लियस है। ये क्या है, न्यूक्लियस है। ये साइटोप्लाज्म यानी जीव द्रव्य है, ये जितना भी है ये सब क्या है, जीव द्रव्य है। ये पूरा का पूरा एरिया ये जीव द्रव्य है। आगे जब हम पढ़ेंगे कि जीव द्रव्य क्या होते हैं, केंद्रक क्या होते हैं, उसमें हम और अच्छे से पढ़ेंगे इन सब के बारे में। अब हम देखते हैं कि कोशिका के कितने भाग होते हैं। कहने का मतलब कि कोशिका कितने भागों से निर्मित होती है, यानी पार्ट्स ऑफ सेल के बारे में अब हमको पढ़ना है। क्या है, पहला प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दूसरा क्या होता है कोशिका के अंदर, केंद्रक होता है, हमने देखा भी अभी जस्ट कि केंद्रक होता है, न्यूक्लियस होता है, और क्या होता है, कोशिका द्रव्य होता है यानी साइटोप्लाज्म होता है। तो अब हम बारी बारी से देखते हैं कि ये तीनों क्या क्या होते हैं, प्लाज्मा झिल्ली क्या होती है, केंद्रक क्या होते हैं, और कोशिका द्रव्य क्या होते हैं। देखते हैं प्लाज्मा झिल्ली को। सबसे पहले प्लाज्मा झिल्ली यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम पढ़ते हैं। यह कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से अलग करती है। जितने भी बाहरी पर्यावरण होते हैं उससे घटकों को क्या करता है, यह सुरक्षित कर देता है। और प्लाज्मा झिल्ली लचीला होता है। प्लाज्मा झिल्ली कैसा होता है, लचीला होता है, और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड, फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन के दो परतों से बनी होती है। यहाँ पर देखिए प्लाज्मा झिल्ली का जो है वो एक चित्र दिया गया है। यहाँ पर हम क्लियरली देख सकते हैं कि दो परत से बना हुआ है। फॉस्फोलिपिड का दो परत है यहाँ पर, एक ये पहला ऊपर वाला परत और एक दूसरा नीचे वाला परत। तो क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर फॉस्फोलिपिड के दो परत से बने होते हैं। अब हम आगे देखते हैं, आगे कोशिका झिल्ली का जो लचीलापन होता है वो किस प्रकार जीवों की मदद करता है, सहायता करता है कुछ जीवों की, उसको हम पढ़ते हैं। तो कोशिका झिल्ली का लचीलापन, जैसे एक कोशिकीय जीव, एक कोशिकीय जीव हमने पढ़ा है, वैसे जीव जिसमें क्या हो, एक कोशिका ही सिर्फ मौजूद हो, जो एक कोशिका से मिलकर बने हुए हैं, उसका हमने जैसे में देखा था कि अमीबा क्या है, एक कोशिकीय जीव है। तो वैसे जीव जो एक कोशिकीय जीव होते हैं उनको अपने बाह्य पर्यावरण से अपना भोजन या अन्य पदार्थ ग्रहण करने में क्या करता है, यह सहायता करता है। बाहरी पर्यावरण में क्या होता है, उनका भोजन रखा हुआ रहता है तो उनको ग्रहण करने में सहायता करता है। ये क्या है, ये अमीबा का डायग्राम है, ये अमीबा है। बाहरी पर्यावरण में ये बैक्टीरिया हमको दिख रहा है, तो अमीबा क्या कर रहा है, बाहरी पर्यावरण से इसको तो खाना चाहिए, तो बैक्टीरिया को चारों तरफ से घेरना शुरू करता है। यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ से घेरने के लिए वो क्या करता है, स्यूडोपोड्स यानी इसको फॉल्स फिट्स कहते हैं, यानी अपना जो है वो आकार बड़ा करता है और इसको चारों तरफ से घेरता है। आगे क्या करता है, इसको पूरी तरह से घेरने के बाद क्या करता है, अपने अंदर समाहित कर लेता है और इसको पचा लेता है अपने अंदर खा करके। क्या कर रहा है, खा लिया और पचा लिया। यानी इस तरह से अगर कोशिका झिल्ली लचीलापन ना हो कोशिका झिल्ली में, तो अमीबा क्या ऐसा कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा, तो वो तो भूखा ही रह जाएगा। लेकिन लचीलापन होने के कारण क्या होता है, अमीबा बैक्टीरिया को घेर करके और क्या करता है, खा करके पचा पाता है। तो ये इस तरह से कोशिका झिल्ली का लचीलापन जो है अमीबा में काम करता है। बिल्कुल इसी लचीलापन के कारण अमीबा अपना आकार बदल पाता है और क्या करता है, खाद्य पदार्थ जो भी होते हैं, यहाँ पर क्या है इसका खाद्य पदार्थ,
इसका खाद्य पदार्थ यहाँ पे जीवाणु है, ये जो बैक्टीरिया है ये क्या है, जीवाणु। ये इसका खाद्य पदार्थ की तरह काम करता है। उसको क्या करता है, ये कुटपाद के सहारे, इसी को इंग्लिश में स्यूडोपोड्स कहते हैं, फॉल्स फीट, यानी ये अपने कुटपाद के सहारे उसको चारों तरफ से घेर करके और उसको क्या करता है, निगल जाता है। अमीबा या अन्य एक कोशिकीय जीवों में भोजन करने की इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को हम लोग इंडोसाइटोसिस कहते हैं या फैगोसाइटोसिस कहते हैं। इंडोसाइटोसिस, ये जो शब्द है इंडोसाइटोसिस, इंडो मतलब होता है अंदर, इंडो जो शब्द है वो यूज होता है इंग्लिश में अंदर के लिए, तो ये अंदर ले रहा है अपने बैक्टीरिया को यानी जीवाणु को। और साइटोसिस का मतलब होता है सेल को तोड़ना, कोशिका को तोड़ने की प्रक्रिया को या पचाने की प्रक्रिया को साइटोसिस कहते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए बैक्टीरिया का भी तो सेल होगा, बैक्टीरिया भी तो किसी कोशिका से निर्मित होगा, तो इस बैक्टीरिया को, इस जीवाणु को ये क्या किया, ये अमीबा अपने चारों तरफ से घेर करके क्या किया, इसको निगल लिया यानी अपने अंदर लिया, इसलिए इंडो और साइटोसिस यानी अब बैक्टीरिया को क्या कर रहा है, पचा रहा है, अपने अंदर लेकर के फूड की तरह पचा रहा है, खाना खा करके पचा रहा है, इसलिए क्या यूज हुआ, साइटोसिस। इसलिए हम इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इंडोसाइटोसिस, या हम इसको फैगोसाइटोसिस भी कहते हैं। समझ में आ गया। अब कोशिका झिल्ली के क्या क्या कार्य है, कौन कौन सा कार्य करती है कोशिका झिल्ली, उसको देखते हैं। सबसे पहला कार्य कौन सा है कि यह कोशिका द्रव्य को बाहरी पर्यावरण से अलग करता है। हमने पहले भी पढ़ा है कि बाहरी पर्यावरण से यह क्या करता है, अलग करता है। क्यों अलग करता है, क्योंकि यह कोशिका की बाहरी तत्वों से रक्षा करना चाहता है, यह कोशिका की बाहरी तत्वों से रक्षा करता है, इसीलिए अलग करता है। कुछ चुने हुए पदार्थों का कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने की क्रिया प्लाज्मा झिल्ली के द्वारा ही होती है, सबको नहीं जाने देता है, कुछ चुने हुए पदार्थों को ही कोशिका के अंदर या बाहर आने जाने का इजाजत देता है यह झिल्ली, जबकि अन्य पदार्थों की गति को क्या कर देता है, अगर कोई अन्य पदार्थ हुआ तो उसकी गति को ये रोक देता है। विसरण एवं परासरण, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस, कहने का मतलब यानी विसरण और परासरण की क्रिया भी इसी झिल्ली के द्वारा होती है, यही झिल्ली के जो है इसी के थ्रू, इसी के द्वारा जो है विसरण और परासरण की भी प्रक्रिया होती है। इस प्लाज्मा झिल्ली में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये भी ध्यान में रखने लायक है कि प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। इसका मतलब क्या होता है कि अभी जस्ट हमने पढ़ा कि प्लाज्मा झिल्ली कुछ चुने हुए पदार्थ को ही अंदर या बाहर जाने देती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोक देती है, इसलिए कोशिका झिल्ली को हम लोग क्या कहते हैं, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। अब कौन कौन से चुने हुए पदार्थ को ये अंदर बाहर जाने देती है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ जा सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन क्या करते हैं, विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये आ जा सकते हैं। लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन के अलावा कोई और आता है पदार्थ, कोई और पदार्थ रहता है तो क्या करता है, उसके गति को क्या कर लेता है, ये उसके गति को रोक देता है, बाकी इनके गति को नहीं रोकता है। यानी इसलिए कहा गया है कि प्लाज्मा झिल्ली वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, सबको नहीं जाने देता है, जिसको इसने चुना, इस झिल्ली ने जिसको चुना उसी पदार्थ को अपने आर पार जाने देगा। समझ में आ गया, सबको नहीं जाने देगा, जिसको इसने चुना यानी कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन जिसकी जरूरत है उसी को आर पार जाने देगा। अब देखिए कि पदार्थों की गति का नियम, सबको तो जाने नहीं देता है यह झिल्ली अपने आर पार, लेकिन जिन भी पदार्थों को जाने देता है उसके लिए इसने कुछ गति का नियम लिखा है। तो क्या होता है गति का नियम, पदार्थों की गति उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होती है, यानी हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ होगी। कहां होगी, हाइयर से लोअर होगी। कैसे होगी ये भी हम आगे पढ़ेंगे, उससे पहले एक बार हम देखते हैं कि डिफ्यूजन कैसे हो रहा है, विसरण कैसे होता है। तो विसरण कोशिकाओं में होने वाली एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जैसे गैसीय पदार्थों के अणुओं का परिवहन वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के द्वारा होता है, यानी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के द्वारा जो है यह होता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। तो विसरण को हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में। देखिए कोशिकाओं में किस तरह से विसरण की प्रक्रिया यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है वो हम एक बार देखते हैं, और यहीं पर हम समझ लेंगे कि कैसे हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। अब देखिए CO2 जैसे कोशिकीय अपशिष्ट, ये क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकीय अपशिष्ट है।
जब कोशिका में अधिक मात्रा में इकट्ठा हो जाती है। कोशिका भी बिल्कुल उसी तरह काम करते हैं जैसे कि हम और आप, बिल्कुल वो भी सांस लेता है, कोशिका भी सांस लेता है और छोड़ता है। तो हम सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ऑक्सीजन सांस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो कोशिका भी क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। जब कोशिका में अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा हो जाता है तो उसका सांद्रता कोशिका के अंदर बढ़ जाता है, यानी कंसंट्रेशन क्या होगा, जब इकट्ठा हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। अब कोशिका में बाहरी पर्यावरण में CO2 की मात्रा क्या हो जाती है, कोशिका के अंदर की अपेक्षा कम होती है। अब हम इस डायग्राम में देखते हैं, मान लीजिए ये वाला साइड, ये वाला जो है ये हमारा बाहरी पर्यावरण है और नीचे वाला जो हिस्सा है वो हमारा क्या है, आंतरिक पर्यावरण है। यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन या सांद्रता हम कह रहे हैं बढ़ा हुआ है और बाहर में, बाहरी पर्यावरण में इसके अपेक्षा यहाँ पर CO2 का कंसंट्रेशन क्या है, घटा हुआ है। तो अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे में बढ़ा हुआ है, यानी अंदर में बढ़ा हुआ है और बाहर में क्या है, CO2 का कंसंट्रेशन यानी सांद्रता घटा हुआ है। तो देखिए जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2, यहाँ पर देखिए अंदर और बाहर CO2 के कंसंट्रेशन या सांद्रता में अंतर आता है, यहां पर ज्यादा वहां पे कम, अंतर तो आ गया। उसी समय क्या होता है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ क्या होता है, विसरण की प्रक्रिया द्वारा कोशिका से CO2 बाहर निकलने लगती है। यहां देखिए, यहां था ज्यादा, यहां था कम, अब ज्यादा से कम के तरफ जाता है। नियम क्या कहता है, पदार्थों का गति का जो नियम था हमने अभी पढ़ा था, क्या कह रहा था, हाइयर से लोअर जाएगा, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा। तो हमने देखा कि सेल जो था, कोशिका जो था, सांस लेता है और छोड़ता है बिल्कुल हमारी तरह। तो वहां पर सेल के अंदर, कोशिका के अंदर CO2 ज्यादा एकत्रित हो गया तो वहां पर सांद्रता बढ़ गया CO2 का। जबकि एटमॉस्फेयर में, वायुमंडल में क्या था, बाहरी पर्यावरण में CO2 का कंसंट्रेशन क्या था, घटा हुआ था। तो अब क्या हुआ, वहां पर घटा हुआ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तो निम्न सांद्रता की तरफ जाएगा उच्च सांद्रता से। इसलिए डिफ्यूजन यानी क्या, विसरण की प्रक्रिया में यहां से यहां बाहर की तरफ जा रहा है CO2। क्यों, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ। समझ में आ गया किस तरह से विसरण हो रहा है कोशिका में, इसी तरह से होगा। अब देखिए, जब CO2 का कंसंट्रेशन या सांद्रता, CO2 जब यहां पर ज्यादा था तो उसी समय पे क्या होगा, अंदर की तरफ ऑक्सीजन भी तो कम होगा, ऑक्सीजन वहां पर कम होगा कि नहीं होगा। CO2 अंदर ज्यादा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, जो सेल के अंदर, कोशिका के अंदर ज्यादा था, तो ऑक्सीजन क्या होगा, वहां पर कम होगा। और वहीं पर बाहर में ऑक्सीजन ज्यादा होगा, बाहर के वायुमंडल में ऑक्सीजन ज्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, यहाँ की अपेक्षा बाहर में कम होगा, जबकि ऑक्सीजन ज्यादा होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड कैसे गया वो तो हम देख लिए, अब देखते हैं ऑक्सीजन कैसे आएगा। अब देखिए ऑक्सीजन वहां पे ज्यादा है, यानी वहां पर ऑक्सीजन का सांद्रता क्या है, ज्यादा है, उच्च सांद्रता है वहां पर। और यहाँ पर अंदर में क्या है, सांद्रता, सांद्रता यहाँ पर कम है। तो क्या करेगा, बिल्कुल उसी तरह, जब ऑक्सीजन का सांद्रता यहाँ पर कम है तो कोशिका तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो वो क्या करेगा, यहाँ पर फिर से हाइयर से, यानी उच्च से निम्न की तरफ क्या होगा, उच्च से निम्न की तरफ ये आदान प्रदान का जो विसरण का प्रक्रिया है ये शुरू हो जाएगा, हाइयर से लोअर की तरफ। क्योंकि बाहरी पर्यावरण में ज्यादा था और अंदर में कम था, तो बाहर से अंदर ऑक्सीजन आ जाएगा, और CO2 क्या था, अंदर में ज्यादा था और बाहर कम था, तो बाहर से अंदर CO2 चला जाएगा, यानी ऑक्सीजन हम अंदर ले लिए और CO2 सेल जो है, कोशिका जो है वो बाहर छोड़ दिया। इस तरह से जो है कोशिका अपने बाहरी पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया के द्वारा करता है, कि ऑक्सीजन बाहर ज्यादा अंदर कम, तो बाहर से अंदर ले लिए, CO2 अंदर ज्यादा और बाहर कम, तो अंदर से बाहर छोड़ दिए विसरण की प्रक्रिया के द्वारा। तो इसी तरह से आदान प्रदान होता है। अब हम लोग विसरण यानी डिफ्यूजन का प्रोसेस जो होता है, प्रक्रिया, वो तो हमने पढ़ लिया कि किस प्रकार से गैसों का आदान प्रदान होता है। अब हम पढ़ते हैं परासरण यानी ऑस्मोसिस क्या होता है। जब हम वहां पे गैस का आदान प्रदान हो रहा था, यहां पर जब जल के अणुओं की गति, यहां पर क्या होगा, जब जल के अणुओं की गति वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, तब जाकर के हम उसे परासरण कहते हैं। वहां पर क्या हो रहा था, याद कीजिए, गैस का हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का हो रहा था, किसके द्वारा, वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली जो है उसके द्वारा। लेकिन यहाँ पर जब जल का होगा तब हम क्या कहेंगे, उसे परासरण कहेंगे। जिस प्रकार गैसों का आदान प्रदान विसरण की प्रक्रिया के द्वारा होता है, ठीक उसी प्रकार और उसी नियम से परासरण में भी होता है। यानी अगर आदान प्रदान हो रहा है गैस का,
तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे विसरण। अगर आदान प्रदान हो रहा है जल के अणुओं का तो उस प्रक्रिया को हम कहेंगे परासरण। नियम बिल्कुल वही रहेगा, बिल्कुल वही रहेगा। किस तरह से? वहां पर भी क्या हो रहा था, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ, और यहाँ परासरण में भी जल के अणुओं की गति भी वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर होता है। मान लीजिए यहाँ पर जल है, जल H2O से हम जल को दिखाते हैं, तो H2O का सांद्रता यहाँ पर मान लीजिए ज्यादा है, और एक तरफ दूसरी तरफ जो है परत के तरफ यहाँ पर H2O का जो है वो सांद्रता कम है। तो अब हम क्या कह रहे हैं, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ जाता है जल के अणुओं का गति, बिल्कुल वही नियम काम करेगा यहाँ पर। तो यहाँ ज्यादा अंदर कम, तो कहां से कहां जाएगा बताइए, कहां से कहां जाएगा? ये तो वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली है, तो इस झिल्ली के अंदर से किस साइड से किस साइड जाएगा? यहां से यहां जाएगा या यहां से यहां आएगा? तो ये गलत है। कहां से कहां आएगा? ज्यादा से कम में आना है, यानी बाहर से अंदर की तरफ जल के अणु आएंगे, यहां से अंदर की तरफ, बाहर से अंदर की तरफ। बिल्कुल वही नियम काम कर रहा है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की तरफ परासरण में भी आता है। यहां पर बस हमने कोशिका झिल्ली पढ़ लिया। अब हमें जो पढ़ना है वो केंद्रक के बारे में पढ़ना है, यानी न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना है। गौर करने की बात यह है कि केंद्रक कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग है, जो कोशिका के अंदर पाया जाता है। सबसे बड़ा कोशिकांग अगर आपसे पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा केंद्रक। गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम कोशिका के केंद्रक में ही पाया जाता है, और यह जो क्रोमोजोम है या गुणसूत्र है, ये ऐसे आपको नहीं दिखेगा, यह सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देता है। कोशिका विभाजन क्या होता है वो हम आगे पढ़ेंगे, या हम अभी शॉर्टकट में इतना समझ लेते हैं कि एक सेल जब दो सेल में विभाजित होता है तो उस समय ही, वही प्रक्रिया के दौरान ही हमको गुणसूत्र या क्रोमोजोम देखने को मिलेगा, उसी समय देखने को मिलेगा। ऐसे हमें यह देखने को नहीं मिलता। ये देखिए यहाँ पर जो आपको फिगर दिख रहा है, इमेज दिख रहा है, पिक्चर दिख रहा हो, ये क्या है? ये क्रोमोजोम का पिक्चर है, यही गुणसूत्र का पिक्चर है। तो ये हमें कब देखने को मिलेगा ऐसा? जब कोशिका विभाजन करने वाला होगा। क्रोमेटिन क्या होता है? क्रोमेटिन जो पदार्थ है वो धागे की तरह की रचनाओं को कहते हैं हम, और ये एक जाल का पिंड होता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक जो पिक्चर दिया हुआ है तो यहाँ पर आपको ब्लैक से दिख रहा होगा, ये जो जाल का पिंड है, धागे जैसा जाल का पिंड आपको दिख रहा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रोमेटिन कहते हैं। अब ये क्रोमेटिन जब कोशिका विभाजन होने वाला होता है उस समय क्या होता है? क्रोमोजोम में संगठित हो जाता है। इससे पहले वो सेल के अंदर यानी कोशिका के अंदर क्या होगा? इसी तरह रहेगा, बिल्कुल जाल की तरह रहेगा, धागे के बुने हुए जाल की तरह, जैसे कि यह उलझा हुआ जाल है। अगर जब कोशिका विभाजन होने वाला होगा तब यह क्या करेगा? यह क्रोमोजोम संगठित होके इस तरह का बन जाएगा, यानी गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम की तरह बन जाएगा। फिलहाल क्या है? ये क्रोमेटिन है धागे जैसा, जब विभाजन करने वाला होगा तो कैसा बन जाएगा? ऐसा बन जाएगा। समझ में आ गया? अब जिस प्रकार कोशिका की झिल्ली हमने देखा था कि कोशिका की झिल्ली होती है, उसी प्रकार हम देखते हैं कि केंद्रक की भी झिल्ली हमें देखने को मिलेगी। केंद्रक झिल्ली के बारे में हमें पढ़ना है। केंद्रक के चारों ओर दोहरे परत का एक अस्तर होता है जिसे केंद्रक झिल्ली कहते हैं। यहाँ पर देखिए केंद्रक का फोटो हम दे रखे हैं, यानी केंद्रक का पिक्चर हमें दिख रहा है, इसके चारों ओर दोहरे परत का एक झिल्ली हो रहा है। ये देखिए, ये जो ब्राउन वाला पार्ट देख रहा है, एक अंदर से और एक बाहर से, ये दो परत का है, दोहरे परत का एक अस्तर है। इसी को हम क्या कह रहे हैं? केंद्रक झिल्ली। और केंद्रक झिल्ली में हमें देखने को मिलेगा छोटे छोटे छिद्र। तो यहाँ पर देखिए ये छोटे छोटे छिद्र है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक ऊपर भी है। ये क्या है? ये छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इसको हम इंग्लिश में न्यूक्लियोपोर कहते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर जा पाता है। केंद्रक के अंदर क्या होते हैं? ये जो आपको झिल्ली दिख रहा है और न्यूक्लियोलस दिख रहा है काला कलर का, इसके बीच में क्या होता है? कुछ तरल पदार्थ भरे हुए होते हैं। क्या होते हैं? तरल पदार्थ भरे हुए होते हैं। इसको क्या कहते हैं? इन्हीं तरल पदार्थों को कोशिका द्रव्य। और ये कोशिका द्रव्य इन्हीं छिद्र के द्वारा क्या करते हैं? बाहर निकल जाते हैं। इन्हीं छिद्रों के द्वारा कोशिका द्रव्य केंद्र के बाहर आ जा सकते हैं। गुणसूत्र की बात करें, क्रोमोजोम्स की बात करें, तो हमने अभी भी पढ़ा है कि गुणसूत्र कैसा होता है। अभी हमने देखा था कि गुणसूत्र ऐसा होता है। तो गुणसूत्र एक छड़ाकार सिलेंड्रिकल संरचना होता है, यानी छड़ जैसा होता है। आपको दिख रहा है ये एक्स जैसा कुछ स्ट्रक्चर बन रहा है, एक्स जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। तो छड़ाकार संरचना होती है जो कोशिका के केंद्रक में पाया जाता है। और हमने अभी पढ़ा था कि ये कब दिखाई देता है?
ऐसे नहीं दिखाया जाएगा, ऐसे तो ये उलझा हुआ धागे की तरह रहेगा, बिल्कुल ये देखिए उलझा हुआ धागे की तरह रहेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं। उलझे हुए धागे की तरह रहता है तो क्रोमैटिन कहते हैं। और जब विभाजन होने वाला होता है उस समय ये क्रोमैटिन कैसा बन जाता है, ये छटाकार बन जाता है, और कोशिका विभाजन के समय हमें यह दिखाई देता है। गुणसूत्र यानी क्रोमोसोम में क्या होता है, अनुवांशिक गुण होते हैं। अनुवांशिक गुण कहने का मतलब जो माता पिता से डीएनए, डीएनए का फुल फॉर्म क्या होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल या डीऑक्सिक राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, अणु के रूप में अगली संतति में जाते हैं। यानी माता पिता के डीएनए से जो आता है क्या, कि माता पिता के बाल काले हैं, आंख भूरे हैं, ये सब जो है गुण ये बच्चे में तो आता है। जैसे माता पिता दिखते हैं वैसे भी बच्चा दिखता है, वैसे ही बच्चा दिखता है उन माता पिता का। तो क्या होता है कि ये सब डीएनए में आता है, और यही क्रोमोसोम जो है उसके लिए क्या करता है, अनुवांशिक गुण को अपने ऊपर कैरी करता है, और बच्चे में क्या करता है, ले जाता है। आगे की तरफ जो संतान आता है, नया जनरेशन आता है, उसमें क्या करता है, उसको दे देता है। तो ये इसी क्रोमोसोम का काम होता है, इसी गुणसूत्र का काम होता है कि माता पिता का अनुवांशिक गुण किसमें डालना, बच्चे में डालना, यही उसके पीछे होता है। अब हम देखते हैं कि कोशिका विभाजन किस तरह से होता है, या सेल डिवीजन किस तरह से होता है। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अकेली कोशिका विभाजित होकर दो दो नई कोशिकाओं का निर्माण करता है। यहाँ पर एक चित्र दिया गया है, उसमें आप आसानी से देख सकते हैं, ये मदर सेल है। यानी इस सेल से सेल डिवीजन के प्रोसेस के थ्रू, यानी जो कोशिका विभाजन का प्रक्रिया हो रहा है उसके थ्रू, यहाँ पर देख रहे हैं दो कोशिकाओं का निर्माण बन गया, यानी दो डॉटर सेल्स का निर्माण हो गया। तो कोशिका विभाजन वह प्रक्रिया है जिसमें एक अकेली कोशिका विभाजित होकर क्या बना रही है, दो दो नए कोशिकाओं का निर्माण करती है। ये तो हो गया सिंपल में, थोड़ा सा और डिटेल में हम पढ़ रहे हैं कोशिका विभाजन किसको कहते हैं। अब जो ये कोशिका विभाजन होता है उसमें कोशिकीय जनन में केंद्रक की क्या भूमिका होती है, न्यूक्लियस क्या रोल प्ले करता है, उसको हम देखते हैं। यहां पर आपको क्या दे रखा है, एक फिगर दे रखा है, देखिए यहां पर न्यूक्लियस है, ये क्या है, ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस में हमको दिख रहा है कि ये धागे धागे जैसा क्या है, इसको हमने क्या कहा था, क्या पढ़ा था, इसको हमने पढ़ा था ये क्रोमैटिन है, ये क्रोमैटिन है। अब ये क्या किया, ये हो गया, ये जो न्यूक्लियस था ये टूट गया, टूट करके क्या बना, हम अभी जस्ट पढ़े थे कि ये छटाकार, देखिए एक्स तरह का, ऐसा ही तो पढ़े थे, ये क्या है, क्रोमोसोम है। इसी को तो हम गुणसूत्र पढ़े थे अभी अभी। तो हमने क्या देखा, कोशिका विभाजन यानी सेल डिवीजन के प्रक्रिया के दौरान ये जो धागे जैसा क्रोमैटिन था ये कैसा बन गया, कैसा बन गया, छटाकार क्रोमोसोम का रूप ले लेता है। और अब क्या हो रहा है, ये क्रोमोसोम जो है वो आपस में टूट करके क्या जा रहा है, अपोजिट पोल्स पे, यानी दूसरे, यहाँ पर एक पोल, यहाँ पर दूसरा पोल, दोनों इस एक पोल इस तरफ और एक पोल इस तरफ, दोनों अपोजिट पोल्स पे एक दूसरे के विपरीत दिशा में अपोजिट पोल्स पे जा रहे हैं, और जा करके क्या बना देते हैं, एक अलग अलग क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियस बना दे रहे हैं। यानी कोशिकीय विभाजन में या कोशिकीय जनन में क्या होता है, इस दौरान केंद्रक भी दो भागों में विभक्त हो जाता है। दिख रहा है कि पहले केंद्रक था, एक केंद्रक था, वो क्या हुआ, क्रोमैटिन छटाकार रूप ले लिया, उसके बाद वो भी टूट करके एक दूसरे के विपरीत दिशा वाले पोल पे चला गया, और क्या किया, एक नया केंद्रक बना लिया, और उसका भी विभाजन हो गया। यानी कोशिका जनन में केंद्रक की भूमिका क्या है, वो भी विभाजित होता है, वो भी विभाजित होता है। अब जो ये विभाजन के बाद, विभाजन के प्रक्रिया के बाद नई कोशिका बनेगी, उसमें कुछ अंतर भी आएगा क्या, देखते हैं कि नई कोशिका जो बन रही है, नई कोशिका में जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद रहते हैं। यहां पर जो जनक कोशिका मदर सेल है, और जो नई कोशिका डॉटर सेल बना है, ये दो, इसमें इन दोनों का जब हम स्टडी करेंगे, इन दोनों को पढ़ेंगे, तो हम क्या पाएंगे कि इनके जितने भी गुण हैं वो उनके जनक कोशिका से क्या कर रहे हैं, बिल्कुल मैच कर रहे हैं। जो जनक कोशिका के गुण थे वही इनके भी गुण है। अगर जनक कोशिका, ये जो जनक कोशिका है, ये जो भी कोशिका है, अगर ये कोशिका में गुण है, मान के चलते हैं कि आंख की कोशिका है और आंखों का रंग काला था, कैसा था, ब्लैक था, तो इस कोशिका के भी आंखों का रंग क्या होगा, ब्लैक होगा, काला होगा, ना कि लाल हो जाएगा। तो बिल्कुल जनक कोशिका के ही सभी गुण मौजूद रहते हैं नए वाले कोशिका में ही। यह कोशिका के विकास एवं परिपक्वन को निर्धारित करता है, बिल्कुल कोशिका के विकास और परिपक्वन को यह निर्धारित करता है। साथ ही साथ
सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं को भी निर्देशित करता है। क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं गलत है। ये क्या करता है? सजीव कोशिका की रासायनिक क्रियाओं, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं होती है उनके अंदर, उनको भी निर्देशित करता है। यानी हम कहने का मतलब ये हुआ कि जो कि जनक कोशिका होते हैं वैसा ही गुण डॉटर सेल्स यानी जो नई कोशिकाएं बन रही हैं उनमें ही होती हैं। यानी जनक कोशिका के सभी गुण मौजूद रह रहे हैं डॉटर सेल्स में। ठीक है, हमने देखा कि कोशिका विभाजन में कैसे केंद्रक भी विभाजित हुआ और कोशिका भी विभाजित होकर के दो नए सेल बना लिए, दो नए कोशिका बनाए, और उनके गुण, जो दो नए कोशिका बने उनके गुण क्या थे? बिल्कुल वैसे ही थे जैसे जनक कोशिका के थे। अब आगे क्या है कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली नहीं पाई जाती है। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली जो है वो नहीं होती है। अतः कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। इसमें कोशिका का जो केंद्रकीय क्षेत्र होता है, कुछ जो क्षेत्र होता है, बहुत कम स्पष्ट होता है। और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन का पदार्थ होता है, और ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि केंद्रकाय किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि बैक्टीरिया में क्या होता है, ऐसे जीव में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, और कोशिका का केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है। अब झिल्ली नहीं होगी तो क्षेत्र भी उतना नहीं, वो क्षेत्र भी नहीं उतना कवर करेगा, तो क्षेत्र क्या होगा? बहुत कम स्पष्ट होगा। और ऐसे अस्पष्ट केंद्रक क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन का पदार्थ होता है, और ऐसे क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? केंद्रकाय कहते हैं। इसी को हम लोग केंद्रकाय कहते हैं। अब हमने देखा कि बैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों में, यानी जीवाणु जैसे कुछ जीवों में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित थी। तो हमने क्या किया कि केंद्रक झिल्ली के उपस्थिति के आधार पर कोशिका को दो प्रकार में बांटा। पहला प्रोकैरियोटिक कोशिका और दूसरा यूकैरियोटिक कोशिका। तो देखते हैं कि ये दोनों क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिका को अगर देखें तो वैसे कोशिका जिसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। केंद्रक झिल्ली याद है ना किसको कहते हैं? जैसे कि ये केंद्रक है, तो हमने अभी देखा था फिगर में कि ब्राउन कलर का एक फिगर देखा था ना, उसमें देखा था कि दो परत है केंद्रक झिल्ली का, और उसमें छेद भी थे, छिद्र भी थे, जिसके थ्रू क्या होता था, जिस छिद्र से क्या होते थे? साइटोप्लाज्म बाहर निकल रहा था न्यूक्लियस के अंदर से, छिद्र भी थे, देखा था ना, उसी को केंद्रक झिल्ली कहते हैं। तो जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली नहीं होती है उन्हें प्रोकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। ऐसी कोशिकाएं जीवाणुओं में पाई जाती है, यानी बैक्टीरिया में पाई जाती है। और ऐसे जीवाणु जिनमें प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम लोग प्रोकैरियोटिक जीवाणु कहते हैं या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। दूसरा है यूकैरियोटिक कोशिका। अब जिन कोशिकाओं में केंद्रक झिल्ली पाई जाएगी उन्हें हम यूकैरियोटिक कोशिका कहेंगे। इसका एग्जाम्पल है शैवाल एवं अन्य सभी बहुकोशिक जीवों की कोशिका। हमारे में यानी मनुष्यों में क्या यूकैरियोटिक कोशिका होंगी या प्रोकैरियोटिक कोशिका? यानी कोशिका के केंद्रक में झिल्ली पाई जाएगी या नहीं पाई जाएगी? तो नहीं, हम लोगों में पाई जाएगी। हम लोग यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है, हम लोग यूकैरियोटिक जीव हैं। हम लोग का कोशिका जो है वो यूकैरियोटिक टाइप का है। ठीक है, यानी प्रोकैरियोटिक कोशिका वैसा जिसमें कि देखिए केंद्रक झिल्ली है, तो क्या वो कौन सा कोशिका? प्रोकैरियोटिक। अगर केंद्रक झिल्ली नहीं है तो यूकैरियोटिक। सिंपल से ऐसे समझते हैं, केंद्रक झिल्ली अगर है जिसमें, उसको हम कह देंगे कौन सा? यूकैरियोटिक। अगर नहीं है तो प्रोकैरियोटिक। आगे देखते हैं हम लोग। अब देखिए प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या अंतर होता है। अगर परीक्षा में अगर आपको आ जाए कि प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर लिखे और 5 नंबर का वो क्वेश्चन है, तो आप क्या कीजिएगा? आपको लिखना पड़ेगा इसी तरह से। क्या लिखना पड़ेगा? कि प्रोकैरियोटिक कोशिका आकार में प्रायः छोटा होता है। यहाँ पर देखिए हमने पिक्चर भी लगा रखा है कि ये देखिए, ये है हमारा प्रोकैरियोटिक और ये है हमारा यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक देखिए आकार में क्या है? छोटा है, जबकि ये आकार में क्या है? बड़ा है। और आकार में बड़ा कौन होगा? यूकैरियोटिक। जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है। हमने अभी भी पढ़ा है कि केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होगी तब हम क्या कहेंगे? प्रोकैरियोटिक कोशिका। अगर केंद्रक झिल्ली उपस्थित रहती है तब हम क्या कहेंगे? यूकैरियोटिक कोशिका। क्रोमोजोम प्रायः एक होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा? क्रोमोजोम एक होता है, जबकि इसमें यूकैरियोटिक में एक से अधिक होने के चांसेस है।
अब देखिए कई अन्य अंगक यानी ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया में होता है तो उसमें क्या होता है कि कुछ सेल ऑर्गेनेल्स कुछ अंगक नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में लगभग सभी अंगक क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। और क्या, प्रकाश संश्लेषण वाले जीवों में क्लोरोफिल झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में प्रकाश संश्लेषण होता है और क्या होता है, झिल्लीदार पुटिका के साथ होता है क्लोरोफिल प्रेजेंट, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में क्लोरोफिल कहां पे होता है, प्लास्टिड में होता है। कहां होता है, प्लास्टिड में होता है। पादप का जब हम अच्छा से स्टडी करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, तो हम समझेंगे कि प्लास्टिड क्या होता है। तो कहां होगा क्लोरोफिल, प्लास्टिड में होता है। अब देखिए वास्तविक केंद्रक के अतिरिक्त झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं। प्रोकैरियोटिक में क्या होते हैं, झिल्ली युक्त अंगक भी नहीं होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में क्या होते हैं, झिल्ली के साथ साथ झिल्ली युक्त अंगक भी होते हैं। तो ये सभी जो थे, ये सभी महत्वपूर्ण अंतर थे किसके बीच में, प्रोकैरियोटिक कोशिका के बीच में और यूकैरियोटिक कोशिका के बीच में। और यहाँ पर डायग्राम से आपको दिख रहा है कि प्रोकैरियोटिक का आकार क्या है, काफी छोटा है, जबकि इसका क्या है, काफी बड़ा है। इसमें क्या है, केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है, जबकि इसमें केंद्रक झिल्ली उपस्थित है। क्रोमोसोम एक है, इसमें एक से अधिक है। इसी तरह से काफी अंतर है। ये 6 अंतर या 5 अंतर, इनमें से कोई 5 अंतर लिख देंगे तो एग्जाम में आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब देखिए कोशिका द्रव्य किसको कहते हैं, इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, इंग्लिश में हम इसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो ये किसको कहते हैं, हम ये देखते हैं। तीसरा जो है, हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, हमने झिल्ली पढ़ लिया, कोशिका झिल्ली, हमने केंद्रक को पढ़ लिया। अब जो तीसरा पार्ट था कोशिका के अंदर, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य, अब हम उसको पढ़ने जा रहे हैं। अब देखिए कोशिका का वह बड़ा क्षेत्र जो कोशिका झिल्ली से घिरा रहता है तथा एक विशेष प्रकार के तरल पदार्थ से भरा रहता है, वह क्या कहलाता है, कोशिका द्रव्य कहलाता है। यहां देखिए कोशिका द्रव्य यही है, ये क्या है, कोशिका द्रव्य है। इसको हटा लीजिए, इसको हटा लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हटा लीजिए, न्यूक्लियस हटा लीजिए, काला वाला इसको हटा लीजिए, और इस ऑर्गेनेल्स को, अंगक सबको हटा करके ये जो पीला वाला जितना पोर्शन है, ये सब क्या है, इसमें तरल पदार्थ भरे हुए हैं। और इन तरल पदार्थ को हम लोग क्या कहते हैं, इन्हीं को हम लोग साइटोप्लाज्म या कोशिका द्रव्य कहते हैं। अब कोशिकांग किसको कहते हैं, ऑर्गेनेल्स, सेल ऑर्गेनेल्स किसको कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक कोशिका में क्या होता है, प्रत्येक कोशिका के जीव द्रव्य में छोटे छोटे क्या करते हैं, कुछ घटक पाए जाते हैं जो कोशिका के लिए कुछ विशिष्ट कार्य करते हैं। इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल्स या कोशिकांग कहते हैं। अब जैसे में देख लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी उपकरण, तारक केंद्र जो होता है, लाइसोसोम होता है, राइबोसोम या रिक्तिका, ये सब क्या है, ये सभी कोशिकांग है। यहां पर देखिए हम फिगर लगा रखे हैं, ये देखिए, ये तो हो गया साइटोप्लाज्म। अब साइटोप्लाज्म में क्या होता है, पाया जाता है कोशिकांग। तो ये क्या है, एक कोशिकांग है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिकांग है। ये क्या है, लाइसोसोम, ये भी एक कोशिकांग है। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है। तो ये जितने भी कोशिकांग होते हैं, ये क्या होते हैं, साइटोप्लाज्म के अंदर पाए जाते हैं। और ये जो होते हैं, ये विशिष्ट कार्य करते हैं, किसके लिए, कोशिका के लिए। तो इन्हें ही हम क्या कहते हैं, कोशिकांग कहते हैं। यहां पर कोशिका में पाए जाने वाले जो कोशिकांग होते हैं, उनके चित्र दिए गए हैं। तो हमें पहचानना है कि कौन से क्या हैं। पहला वाला जो चित्र है वो क्या है, ये चित्र, ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ये क्या है, झिल्लियों का जाल तंत्र है। ये क्या है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसको इंग्लिश में कहते हैं। ये क्या है, लाइसोसोम है। ये क्या है, गोल्जी उपकरण है। क्या है, गोल्जी उपकरण, इसको हम लोग गोल्जी बॉडी भी कहते हैं, गोल्जी उपकरण। तो ये कुछ जो है कोशिकांग के चित्र दिए गए हैं। अब देखिए जीव द्रव्य क्या होता है, उस टाइम हम लोग पढ़े थे कोशिका द्रव्य, अब हम पढ़ रहे हैं जीव द्रव्य क्या होता है। तो कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक दोनों को मिलाकर हम क्या कहेंगे, जीव द्रव्य कहते हैं। कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिलाकर जीव द्रव्य कहेंगे। कोशिका तो है, एक कोशिका हम बना लेते हैं, कोशिका, कोशिका में क्या पाया जाता है, केंद्रक पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, और यहां पर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं, यहां पर कुछ तरल पदार्थ भरे होते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कोशिका द्रव्य। और जब ये कोशिका द्रव्य और प्लस में ये केंद्रक दोनों को मिलाकर
पूछा जाए कि इन दोनों को क्या कहते हैं, तो उसको हम जीव द्रव्य कहते हैं। यहाँ पर कुछ तरल पदार्थ भरे हुए हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कोशिका द्रव्य कहते हैं। और ये कोशिका द्रव्य और ये केंद्रक दोनों को मिला करके अगर पूछा जाए तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसको हम लोग कहेंगे जीव द्रव्य कहेंगे। सभी कोशिकांग कोशिका के जीव द्रव्य में पाए जाते हैं। ये तो हमने अभी अभी डायग्राम में भी देखा था कि सभी कोशिकांग, चाहे माइटोकॉन्ड्रिया हो, लाइसोसोम हो, राइबोसोम हो, ये क्या है, जीव द्रव्य में यानी साइटोप्लाज्म में क्या कर रहे हैं, पाए जा रहे हैं। अब हम देखते हैं कि कोशिका के अंदर जो कोशिकांग जो मौजूद होते हैं वो क्या कार्य कर रहे हैं, उनका कार्य क्या है, उनको हम लोग देखते हैं। नए पदार्थ का निर्माण करना उन्हीं का काम है। नए नए जो पदार्थ बनेंगे वो वही बनाएंगे, और पदार्थों का निष्कासन करना भी उन्हीं का काम है। जो पदार्थ जरूरी है उसको रखेंगे और जो पदार्थ नहीं जरूरी है उसका निष्कासन करेंगे, ये कोशिकांग का ही काम है। और तीसरा क्या है, कोशिका के लिए ऊर्जा संचित करना भी ये इन्हीं का काम है। ऊर्जा संचित करने का काम कौन सा कोशिका करता है, कौन सा कोशिकांग ऊर्जा संचित का काम कर रहा है, बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया जो कोशिका है वो क्या करेगा, ऊर्जा संचित का काम करेगा। ऊर्जा से रिलेटेड जितना भी है काम वो माइटोकॉन्ड्रिया का होता है, इसलिए हम इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। ये माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा से रिलेटेड काम करता है, ऊर्जा संचित करता है। और क्या कह रहा है, अलग अलग कार्य करने वाली सभी कोशिकाओं में, चाहे वे कोई भी कोशिका क्यों न हो, कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं, कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं। इसको हम समझते हैं, इसको मिटाते हैं पहले। माइटोकॉन्ड्रिया, पावर हाउस ऑफ द सेल, ये तो आपने पढ़ लिया। अब हम देखते हैं कि कैसे। अब देखिए, अलग अलग कार्य करने के लिए मान लेते हैं ये मांसपेशियों में पाए जाने वाली कोशिका है और ये अस्थियों में पाए जाने वाली कोशिका है। ये कौन सी है, अस्थि वाली, और ये मांसपेशी वाली है। अब इसमें जो होंगे प्रेजेंट, इसमें जो ऑर्गेनेल्स होंगे प्रेजेंट, यानी कोशिकांग होंगे या माइटोकॉन्ड्रिया ही मान लीजिए प्रेजेंट होंगे, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होंगे ये एक ही प्रकार के होंगे। अब भले ही ये दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं, अस्थि कोशिका अलग काम कर रहा है और मांसपेशी वाली कोशिका अलग काम कर रहा है, इसके बावजूद भी इनका जो कोशिकांग होगा, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, लाइसोसोम हो, कोई भी कोशिकांग हो, वो सब क्या होगा, एक ही तरह के होंगे। तो यही कह रहा था कि चाहे वे कोई भी कोशिका क्यों ना हो, कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं अलग अलग कार्य करने वाली सभी कोशिकाओं में। इसका यही कहना था। अब देखते हैं झिल्ली की सार्थकता या उपयोगिता, क्या सार्थकता होती है और उपयोगिता होती है। हमने देखा कि कोशिका में भी झिल्ली होती है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक में भी झिल्ली होती थी, और जिस केंद्रक में झिल्ली नहीं हुई उसको हम क्या कह दिए थे, प्रोकैरियोटिक, और जिसमें झिल्ली मौजूद थी उसको हमने क्या कहा था, यूकैरियोटिक। एक बार रिवाइज करते हैं, जिसमें नहीं था उसको प्रोकैरियोटिक और जिसमें झिल्ली थी उसको यूकैरियोटिक। तो झिल्ली की सार्थकता या उपयोगिता क्या है वो हम देखते हैं। तो वायरस में अगर हम देखें, वायरस जो है वो एक्सेप्शन है, पूरे बायोलॉजी का एक्सेप्शन इसको माना जाता है। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, तो क्या हम इसको प्रोकैरियोटिक कहेंगे। वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसको कुछ भी कहना मुश्किल है। वायरस सजीव है या निर्जीव है, इस पे अभी भी डिस्कशन चल रहा है साइंटिस्ट के बीच में कि क्या यह सजीव है या निर्जीव है, क्योंकि यह शरीर के बाहर क्या करता है, शरीर के बाहर निर्जीव की तरह रहता है। अगर यह किसी के शरीर में चला गया तो वह सजीव की तरह बर्ताव करने लगता है। तो इसके लिए साइंटिस्ट में क्या है, वैज्ञानिक के बीच में मतभेद चल रहा है कि क्या यह सजीव है या क्या यह निर्जीव है। तो वायरस में किसी भी प्रकार की झिल्ली नहीं होती, और इसलिए इसमें जीवन के गुण तब तक लक्षित नहीं होते जब तक कि यह किसी सजीव के शरीर में प्रविष्ट करके कोशिका की मशीनरी का उपयोग कर अपना बहुगुणन नहीं कर लेता है। मैंने क्या बोला कि जब तक यह किसी के शरीर में जाता नहीं है, अंदर घुसता नहीं है, तब तक यह किसी लिविंग यानी सजीव जैसा बर्ताव करता नहीं है। किसी भी शरीर के बाहर जब होता है, अगर यह किसी भी सजीव के शरीर के बाहर होता है तो यह बिल्कुल निर्जीव की तरह होता है, बिल्कुल निर्जीव की तरह परा होता है। लेकिन जब ही यह किसी भी सजीव के शरीर के अंदर जाता है तो उसके शरीर के अंदर प्रविष्ट करके कोशिका की, उसी जिसके शरीर में घुसा उसी की कोशिका की मशीनरी का उपयोग करके अपना बहुगुणन कर लेता है। क्या करता है, 1 से 2, 2 से 4, यहाँ पर देखिए वायरस का चित्र दिया हुआ है, 1 था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से अपना बहुगुणन कर लेता है उसी के शरीर का मशीनरी का उपयोग करके। और क्या कर लेता है, उसको इन्फेक्टेड कर देता है, उसी को नुकसान पहुंचाने लगता है।
तो झिल्ली की सार्थकता या उपयोगिता आपको दिख रही है कि वायरस में झिल्ली नहीं है, तो वो क्या कर रहा है, दूसरे के झिल्ली का इस्तेमाल कर रहा है, और वो क्या कर रहा है, झिल्ली ना होने के कारण उसमें जीवन के गुण भी नहीं दिख रहे हैं। तो ये एक झिल्ली की सार्थकता या उपयोगिता है। तो इसी के साथ पार्ट फर्स्ट को, काफी लंबा वीडियो हो गया, हम करते हैं खत्म। और जितने भी कोशिकांग है, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम है, लाइसोसोम है, इन सब के बारे में जो है डिटेल में वो हम पार्ट सेकंड में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।